हाय हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के थर्ड पार्ट यानी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों दिखाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों नहीं होता। और यहाँ से हम लोग चलेंगे मोनोसैकेराइड्स पे, मोनोसैकेराइड फिर से डाइसैकेराइड पे और पॉलीसैकेराइड्स पे। तो पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो आज इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हो, वो पहले जाके वो पहले दो चैप्टर वाला वीडियो, पहले दो एपिसोड का देख लो वीडियोस, फिर ये वाला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिख, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिखाता। ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं दिखाता मतलब क्या है, आप लोग को पता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है CHO, CH2OH, HOH4, ये होता है ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर। लेकिन ये जब साइकिल पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं रहेगा, मतलब टर्मिनल पोजीशन नहीं मिलेगा। तो इसका एविडेंस क्या क्या है, क्यों ये इस तरह का दिखाता है, क्योंकि ये ओपन एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा 2,4-DNP टेस्ट और स्किप्स टेस्ट और NaHSO3 टेस्ट ग्लूकोज शो नहीं करता। 2,4-DNP टेस्ट मतलब क्या है बच्चों, एल्डिहाइडिक ग्रुप में जब आप एल्डिहाइड पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके हो, आप लोग को पता होगा 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको जब एल्डिहाइड के साथ टेस्ट किया जाता है तो रेड और ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, रेड और ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट। स्किप्स टेस्ट क्या होता है कि एल्डिहाइड को अगर हम लोग प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करवाएं तो स्किप्स टेस्ट बनता है। तो रेड precipitate of 2,4-DNP and skips test of RNH2 प्राइमरी अमीन एंड NaHSO3 टेस्ट ग्लूकोज शो नहीं करता। तो MIT यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन होगा, ग्लूकोज किस किस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ, और किसके साथ, स्किप्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आप लोग का MIT होगा। अच्छा, द परसेंटेज ग्लूकोज डज नॉट शोज NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन का टेस्ट नहीं करेगा। बच्चों, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज में हम लोग पेंटा एसिडेट के स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे, जहां पे CHO और यहाँ पे CH2OCO, एक एसिटेट ग्रुप 6 नंबर कार्बन पे और 4 एसिटेट ग्रुप यहां लगते थे, 4 एसिटेट, टोटल 5 एसिटेट ग्रुप है। तो जब ये वाला ग्रुप को रिएक्शन करवाया गया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, इन जनरल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जब एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है। लेकिन पेंटा एसिटेट जो है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक पेंटा एसिटेट वाला स्ट्रक्चर में यहाँ पे H2O का रिमूवल नहीं हो पाता, तो ये जो रिएक्शन है ये भी प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये तीनों के तीनों उसका एविडेंस है कि ओपन एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता। बच्चों, नीट 2024 में, मतलब इस बार के नीट में एक सवाल आया था, नीट 2024 में, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डजंट रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड और टेस्ट। ये जो ग्लूकोज का जितने सारे टेस्ट है, इनमें से कौन सा टेस्ट ग्लूकोज शो नहीं करता। बच्चों, आप लोग को अगर पहले वाले क्लास को रिवाइज करोगे तो ये पता चलेगा कि टॉलेंस रिएजेंट जो है, मैंने वहां पे बताया हुआ है कि शुगर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है, जो कि होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का सॉल्यूशन। स्किप्स रिएजेंट, अभी मैंने कहा कि ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है वो स्किप्स बेस नहीं दिखाता। और सेकेंड वाले लेक्चर पे अगर आप लोग HCN की बात करोगे, जहां पे सियानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता था, एक कार्बन के पास CN लगता था
O के साथ H लग जाता था तो रिएक्शन पॉसिबल होता था और सियानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता था। सियानोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। NH2OH अगर हाइड्रोक्सिल अमीन को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के साथ साथ कार्बन अपना डबल बॉन्ड, कार्बन एक डबल बॉन्ड NOH के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, यहां पे भी ये रिएक्ट कर पाता था। हाइड्रोक्सिल अमीन से करस्पॉन्डिंग ऑक्सिम का फॉर्मेशन हो जाता था, ऑक्सिम फॉर्मेशन करता था। HCN भी शो करता है, NH2OH भी शो करता है, लेकिन यहाँ पे NaHSO3 शो नहीं करेगा। मतलब किस रिएजेंट जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और NaHSO3 जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब B और E जहां पे होगा वो आंसर होगा, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, B और E ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने वाली क्या बात है, ग्लूकोज का जो रिएक्टिविटी है वो दिखता है। देखिए यहां पे अगर बात किया जाए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, राइट। तो ऑक्सीजन से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन सारा का सारा शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ के जो फिफ्थ कार्बन एटम है, फिफ्थ कार्बन में जो OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर OH ग्रुप का ये वाला बॉन्ड में तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ एंड O के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और हमें पता है कि नेगेटिव वाला पार्ट हमेशा जाके जुड़ेगा पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा नेगेटिव से, मतलब H जाके कहीं ना कहीं O के साथ जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड एक टूटा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड O के साथ आके ये वाला H जुड़ रहा है, O के साथ आके ये वाला जो H है वो आके यहाँ पे जुड़ रहा है। बाकी जो है वो बराबर है, सब सही है, बाकी जो है वो सही है H। और पूरा का पूरा ग्रुप में और कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इस तरह से रहेगा, CH2OH। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब यहाँ पे OH H OH H H OH, यहाँ पे H। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो O ग्रुप था, नेगेटिव वाला ग्रुप जाके कहाँ पे जुड़ता है, कार्बन के साथ जुड़ जाता है। मतलब कार्बन आके यहाँ पे O के साथ जुड़ गया, तो मतलब ये एक रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कराएगा, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 नंबर के कार्बन का एक रिंग बनाएगा। 6 नंबर के कार्बन का एक रिंग जो बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक ऑक्सीजन के साथ रिंग बनाए, तो ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट कार्बन का रिंग बना हुआ है, मतलब ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसको मैं 1 मान के चलूंगा, और 1 के साथ फिर 2 3 4 5। यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या होगा कि अगर मैं देखूं पहले वाले कार्बन में, तो एक OH लेफ्ट में लगा है, एक H राइट में है, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो रिंग के ऊपर रहेगा, वो रिंग के ऊपर रहेगा, और जो राइट वाला पार्ट होगा वो रिंग के नीचे रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है, सब ग्रुप में 2-2 लगा हुआ है, तो 2-2 कार्बन के लिए ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, और ऊपर एक नीचे एक, इस तरह से रहेगा। अगर ग्रुप की बात किया जाए बच्चों, देखो यहाँ पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में होने का मतलब है OH ग्रुप का ऊपर होना, रिंग के ऊपर रहेगा। जो लेफ्ट साइड में चेन में जो लेफ्ट साइड में ग्रुप रहता है वो रिंग में अबव द रिंग रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। यहाँ पे H रहेगा नीचे, यहाँ पे H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर और OH नीचे। बच्चों फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ग्रुप को हम लोग लेफ्ट मान के चलते हैं और फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो राइट मान के चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH रहेगा ऊपर और यहाँ पे H रहेगा नीचे। तो ये हो जाता है एक साइक्लिक फॉर्मेट ऑफ ग्लूकोज। वैसे ही अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिखूं
तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का सेपरेट, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा हाइड्रोजन से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटा है, पाई बॉन्ड का टूटेगा मतलब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा भाई, हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और बाकी जितने सारे ग्रुप है वो सारे सही सलामत है, सही ठीक ठाक है। मतलब यहाँ पे CH2OH 1 2 3 4, यहाँ पे HOH OHH HOH, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो बॉन्ड, जो 5th नंबर के कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसका मतलब इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसे होगा, यहाँ पे भी 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा, एक 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली वो होगा 1 कार्बन, तो मैं इसको 1 कार्बन मान के चलूं, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो एक कार्बन ऊपर, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, यहाँ पे भी एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से होगा। अभी मैंने तुरंत ही कहा था, क्या कहा था कि जो OH ग्रुप, जो ग्रुप लेफ्ट साइड में रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो राइट साइड में रहेगा वो नीचे, मतलब यहाँ पे H ऊपर OH नीचे, यहाँ पे H ऊपर और OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे H ऊपर OH नीचे, और CH2OH को हम लोग ऊपर मान के चलते हैं, लेफ्ट साइड में CH2OH और ये H। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो MIT पॉइंट है वो क्या होगा, इसका जो MIT वाला पार्ट है, MIT वाला पार्ट क्या है, पहले वाले पार्ट में देखिए कि यहाँ पे जो ग्रुप होता है, यहाँ पे जो रिएक्टिव कार्बन है वो C1 कार्बन है, यहाँ पे जो रिएक्टिव कार्बन है वो क्या कार्बन है, C1 कार्बन। रिएक्टिव कार्बन यहाँ पे कौन सा कार्बन है, C1 वाला कार्बन। नेक्स्ट क्या है, यहां से OH ग्रुप आके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो राइट लेफ्ट साइड ग्रुप में रहेगा वो अबव द ग्रुप रहेगा, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो बिलो द ग्रुप रहेगा, राइट, यही कहा मैंने। तो इसका जो नेक्स्ट MIT होगा, तो जो ग्रुप प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा वो रिंग में अबव द रिंग रहेगा, अबव द रिंग रहेगा, और जो ग्रुप प्रेजेंट एट राइट साइड जो रहेगा वो रिंग में बिलो द रिंग रहेगा, यही कहा मैंने, बिलो द रिंग रहेगा। अच्छा, ये इसका MIT चला गया। अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर की बात करूं तो नोमेनक्लेचर में क्या देखने मिलता है, देखो, अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर की बात करूं तो ध्यान देना बच्चों, यहां पे जो OH ग्रुप है, पहले कार्बन का C1 कार्बन का जो OH ग्रुप है वो अबव द प्लेन में, अबव द रिंग है, और यहां पे बिलो द रिंग है। यहां पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं, इसका आसानी रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में बस यही 2 जगह पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे OH C1 कार्बन में जो OH है वो अबव में रिंग के, और यहाँ पे जो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में C1 कार्बन के बिलो द है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगा हुआ है। बच्चों, जहाँ पे OH अबव द प्लेन है, मतलब अबव द रिंग में प्रेजेंट है, उसको हम लोग नाम देते हैं बीटा, उसको नाम देते हैं बीटा। जहां पे OH ऊपर होगा, जहां पे OH ऊपर होगा उसका नाम करेंगे बीटा,
और जहां पे OH नीचे होगा उसका नाम करेंगे हम लोग अल्फा। समझ में आया? जहां पे OH ऊपर वहां पे करेंगे बीटा, और जहां पे OH नीचे वहां पे करेंगे अल्फा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मतलब ग्लूकोज जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप दोनों ही स्ट्रक्चर में राइट साइड में है। फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड में होने का मतलब इसका जो फैमिली होगा वो डी फैमिली से बिलोंग करेगा, कैपिटल डी फैमिली से बिलोंग करेगा। मतलब दोनों के दोनों कैपिटल डी के फैमिली से बिलोंग करेंगे। अच्छा, अगर मैं इनके रोटेशन की बात करूं तो दोनों के दोनों ग्लूकोज है, इसीलिए इन लोग का रोटेशन क्या होगा, इसका भी प्लस होगा और इसका भी प्लस होगा। मतलब ये दोनों के दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। अच्छा, ये दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, इसके लिए यहाँ पे नाम क्या आया, ग्लूको। यहाँ पे भी क्या नाम आया, ग्लूको। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो रिंग का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ये जो इंस्पायर्ड हुआ है वो इस रिंग से, इस वाले स्ट्रक्चर से हुआ है, जिसको हम लोग पायरान बोलते हैं। देखो पायरान के जैसा ही दिख रहा है, एक ऑक्सीजन 6 कार्बन नंबर का एक ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन किया हुआ है, और यहाँ पे भी एक कार्बन 6 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग किया हुआ है। मतलब ये पायरान है, तो इसका नाम होगा पायरानोज। इसका नाम होगा पायरानोज। इसका भी नाम क्या होगा, पायरानोज। तो स्ट्रक्चर में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर OH ऊपर चला गया तो बीटा, अगर OH नीचे आ गया तो अल्फा। ठीक है, तो इसका नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, इसका नाम होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। अच्छा, यहाँ पे MIT वाला पार्ट क्या है, अगर OH एबव द रिंग रहेगा, एबव द रिंग रहेगा, तो वो उसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, बीटा स्ट्रक्चर। अगर OH बिलो द ग्रुप रहेगा, OH अगर बिलो द रिंग रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्फा स्ट्रक्चर। बच्चों ये इसका MIT वाला पार्ट है, यहाँ पे रटने की, स्ट्रक्चर को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से समझा देते हैं कि अगर यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और प्लस चार्ज जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला चार्ज जाएगा पॉजिटिव के चार्ज। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ऑक्सीजन के पास ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन के नेगेटिव के पास और ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन के पास। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होगा, मैंने कहा है कि अगर OH ग्रुप, कोई भी ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो वो एबव द रिंग रहेगा, कोई ग्रुप राइट साइड में रहेगा तो वो बिलो द रिंग रहेगा। तो इस तरह से आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। इसका अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, जहां पे OH एबव द प्लेन है वहां पे स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, बीटा स्ट्रक्चर। जहां पे OH नीचे है वहां पे नंबर नेम क्या आ जाता है, अल्फा स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों में फिफ्थ कार्बन में OH ग्रुप फिफ्थ कार्बन में है, इसीलिए कैपिटल डी फॉर में, कैपिटल डी मतलब डी फैमिली में रहेंगे। दोनों के दोनों ग्लूकोज हैं, इसी वजह से इनका जो रोटेशन होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और यहाँ पे दोनों के दोनों ग्लूकोज है तो ग्लूको ग्लूको, और यहाँ पे पायरन से इन्फ्लुएंस है तो पायरानोज। यहाँ पे भी अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, ग्लूको पायरानोज। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि किस तरह से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है? यस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसका भी MIT का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको जो स्ट्रक्चर का जो नेम होता है, ये वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हावर्ड स्ट्रक्चर। चेन वाला स्ट्रक्चर को हम लोग फिशर स्ट्रक्चर बोलते थे और इसको क्या बोलेंगे, हावर्ड स्ट्रक्चर। तो ये रहा हावर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वैसे ही हावर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज में भी देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, जहां पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो ऑक्सीजन के साइड में होगा।
ऑक्सीजन के साइड में होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज। H और OH का बॉन्ड टूट गया, H का पॉजिटिव O का नेगेटिव, तो H जाएगा ऑक्सीजन के पास और O बॉन्ड फॉर्मेट करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। यही होता था यहाँ पे भी वैसे, और बाकी किसी में चेंज नहीं होगा, बाकी सब सही बराबर है। मतलब CH2OH, यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या होगा C। अभी ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है और यहाँ से एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। बाकी ये रहेगा CH2OH, बाकी जो ग्रुप है वो वैसे का वैसा OH H H OH H, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिव वाला कार्बन है वो क्या है, सेकंड कार्बन C2 कार्बन। लेकिन ग्लूकोज में क्या होता था, C1 कार्बन बहुत रिएक्टिव होता है, जबकि फ्रुक्टोज में C2 कार्बन बहुत रिएक्टिव है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे भी वैसा बताओ, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और कार्बन बॉन्ड फॉर्मेट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बाकी सब बराबर, ऐसा ही रिएक्शन होगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2OH, C इस साइड में क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ। एक मिनट, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और बाकी सब जैसे का रहेगा वैसा ही रहेगा। CH2OH H HOH OH H, और ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इसके साथ। तो देखिए यहाँ पे कितने रिंग हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन में ये रिंग बन रहा है, तो मतलब 5 कार्बन वाला रिंग कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन के साथ 5th कार्बन वाला रिंग इस तरह बन जाएगा। इसका भी रिंग कैसे बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो कार्बन ग्रुप है, यहाँ पे जो कार्बन ग्रुप होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि कार्बन का यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप है, इसको एक बार लेफ्ट में मानते हैं, एक बार राइट में मानते हैं। अगर ये लेफ्ट में रहेगा तो अबव द प्लेन, और राइट में रहेगा तो बिलो द प्लेन, इस तरह से होगा। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या है, सेकंड कार्बन पे OH ऊपर और H नीचे, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर ग्रुप की बात किया जाए, यहाँ पे CH2OH ग्रुप को हम लोग लेफ्ट में मान के चले और OH को राइट में। CH2OH ग्रुप को अगर लेफ्ट में मानेंगे तो ये क्या रहेगा, अबव द प्लेन, अबव द रिंग रहेगा, और OH कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे देखिए, ये वाला कार्बन जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो सेकंड कार्बन है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो सेकंड कार्बन है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे सेकंड कार्बन का OH ग्रुप नीचे रहेगा, थर्ड वाले ग्रुप में OH ऊपर H नीचे, मतलब OH ऊपर H नीचे, फोर्थ वाले में H ऊपर OH नीचे, फोर्थ वाले में H ऊपर OH नीचे। यहाँ फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ग्रुप को मैं कहा था कि फिफ्थ वाला कार्बन का जो CH2OH ग्रुप है वो ऊपर हमेशा रहेगा CH2OH, और नीचे क्या रहेगा, H रहेगा। ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये वाले स्ट्रक्चर पे देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, सेकेंड कार्बन रिएक्टिव है और ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब ये होगा सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। यहाँ पे जो पहला वाला ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप को देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में CH2OH ग्रुप को हमने ऊपर लिया था, इस वाले स्ट्रक्चर में
CH2OH ग्रुप को नीचे लेंगे, मतलब यहाँ पे OH जो है वो एबव द प्लेन आ जाएगा, एबव द रिंग, और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। बाकी थर्ड कार्बन पे OH H, थर्ड कार्बन पे ऊपर OH और नीचे H, 4 कार्बन पे H और OH, 4 कार्बन पे H और OH, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH, मैंने कहा था फिफ्थ कार्बन वाला CH2OH ग्रुप ऊपर रहेगा और ये वाला H जो है वो नीचे रहेगा। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हो गए। तो ये रिंग वाला स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूरन का रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका MIT वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा। MIT वाला पोर्शन क्या है भाई, यहाँ पे जो रिएक्टिव कार्बन होगा, फ्रुक्टोज पे जो रिएक्टिव कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, C2 कार्बन। सेकेंड MIT क्या है भाई, सेम चीज, जो लेफ्ट साइड में ग्रुप जो रहेगा, ग्रुप प्रेजेंट लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो रिंग में प्रेजेंट, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो रिंग में क्या रहेगा, एबव पोजीशन पे रहेगा। और ग्रुप में जो ग्रुप प्रेजेंट होगा राइट साइड में वो रिंग में कहां रहेगा, बिलो रहेगा, बिलो द ग्रुप, बिलो द चेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, रिएक्टिव कार्बन जो है वो C2 कार्बन है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर बना देता हूं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सेम चीज है, सिर्फ ये वाले C2 कार्बन में ही चेंजेस है। यहाँ पे एक CH2 ऊपर, यहाँ पे एक CH2 नीचे, OH ऊपर OH नीचे। बच्चों मैंने कहा था, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी कहा था कि जहां पे OH ग्रुप नीचे होगा, जहां पे OH ग्रुप नीचे होगा वो अल्फा स्ट्रक्चर होगा। तो मतलब जहां पे OH ग्रुप नीचे है, जहां पे OH ग्रुप नीचे है, जहां पे OH ग्रुप नीचे होगा वो स्ट्रक्चर होगा किसका, अल्फा स्ट्रक्चर। जहां पे OH ग्रुप एबव द रिंग है वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, बीटा स्ट्रक्चर होगा। नीचे है मतलब अल्फा, ऊपर है मतलब बीटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर का कार्बन आटम का OH ग्रुप है, फिफ्थ नंबर के कार्बन आटम का OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में है, मतलब ये D फैमिली से भी बिलोंग करेगा, मतलब ये भी अल्फा D कहलाएगा, ये भी अल्फा D कहलाएगा। क्लियर हुई, OH ग्रुप नीचे मतलब अल्फा कार्बन, OH ग्रुप ऊपर तो बीटा कार्बन। ये दोनों के दोनों का फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, इसी वजह से ये वाला ग्रुप D फैमिली होगा और ये भी D फैमिली। बच्चों मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि जो फ्रुक्टोज होता है वो लिवोरोटेटरी होता है, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये लिवोरोटेटरी होगा, लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेशन शो करेगा, स्मॉल एल कन्फिगुरेशन, स्मॉल एल कन्फिगुरेशन शो करेगा। अच्छा, ये फ्रुक्टोज है, दोनों के दोनों फ्रुक्टोज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रुक्टो। भाई वहां पे जैसे ग्लूकोज का ग्लूको आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रुक्टो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रुक्टो। और ये वाला पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप, ये देखिए ये वाला चेन इससे रिलेटेड है, मतलब ये वाला ग्रुप का नाम क्या है, फ्यूरान। जैसे कि वहां पे पायरान से, जहां में जैसे कि यहाँ पे पायरान से होता था, पायरान से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनता था, यहाँ से रेफरेंस जो रिंग का स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से, रेफरेंस स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरान से, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रुक्टो फ्यूरानोस, यहाँ पे भी फ्रुक्टो फ्यूरानोस, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोस, बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरानोस। यहाँ पे जो MIT वाली पार्ट होगा वो क्या है, वही सेम, अगर OH एबव रहेगा, अगर OH एबव रहेगा तो वो शो करेगा बीटा स्ट्रक्चर, अगर OH बिलो रहेगा तो ये स्ट्रक्चर शो करेगा अल्फा स्ट्रक्चर। ये इसका MIT होगा, इसको याद रख लेना। MIT को जितने सारे MIT में दूंगा वो MIT को अगर आप लोग सही से फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनिक रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका नाम क्या हुआ,
बच्चों आप लोग देख के ही बता सकते हो सर ये OH ग्रुप नीचे है, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर है। जहाँ पे OH ग्रुप नीचे वो अल्फा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे OH ग्रुप ऊपर वो बीटा स्ट्रक्चर होता है। सर दोनों के दोनों D ग्रुप में है, सर दोनों के दोनों D फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि OH 5th नंबर का OH वाला ग्रुप राइट साइड में है। सर फ्रुक्टोज है तो लिवोरोटेटरी होगा, फ्रुक्टोज है तो दोनों के दोनों लिवोरोटेटरी होंगे। सर ये इसका नाम फ्रुक्टो और फ्यूरान से नेम आया हुआ है, तो इसका नाम होगा फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। इसका नाम क्या होगा? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और ये वाला का स्ट्रक्चर का नाम होता है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? क्या फ्रुक्टोज का हवा स्ट्रक्चर समझ में आया? ग्लूकोज का हवा स्ट्रक्चर समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे जो H और OH का बॉन्ड टूटेगा, H ऑक्सीजन के पास जाएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कुछ इस तरह का 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, जहाँ पे एक जगह पे OH नीचे रहेगा, एक जगह पे OH ऊपर रहेगा। OH जहाँ पे नीचे रहेगा वो अल्फा स्ट्रक्चर होगा, OH जहाँ पे नीचे ऊपर रहेगा वहां पे बीटा स्ट्रक्चर होगा। दोनों के दोनों का जो 5th कार्बन में OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, इसी वजह से इन दोनों का D फैमिली होगा। और ये दोनों फ्रुक्टोज के फैमिली से है, मतलब फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। और दोनों के दोनों फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टो और रेफरल पॉइंट क्या है? फ्यूरान, तो फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का ऐसा यूनिट है जिसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 सिंपलर यूनिट निकलता है, जैसे कि सुक्रोज हो गया। सुक्रोज को अगर तोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के बारे में देखते हैं। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है? अगर मैं सुक्रोज को तोड़ूं, तो सुक्रोज किस किस से मिलके बना है? एक ग्लूकोज से, एक फ्रुक्टोज से। मतलब यहाँ पे जो सुक्रोज बनेगा वो 2 चीजों से बनेगा। एक होगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। बच्चों मैंने कहा था कि अल्फा पोजीशन क्या है और बीटा पोजीशन क्या है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ये 6 मेंबर रिंग होगा, फ्रुक्टोज की बात करूं तो 5th मेंबर रिंग होगा। जैसे कि आप लोग ये वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ग्लूकोज का जो है वो 6 मेंबर रिंग है और फ्रुक्टोज का 5th मेंबर रिंग है। अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन का जो ग्रुप है, मतलब यहाँ पे OH ग्रुप होना चाहिए, C1 कार्बन पे OH ग्रुप नीचे होना चाहिए, और बीटा पोजीशन का C1 वाला कार्बन, देखिए बीटा पोजीशन में, यहाँ पे बीटा पोजीशन मतलब ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप क्या होगा? नीचे रहता है। समझ में है? तो ये बीटा डी फ्रुक्टोज होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का क्या होता है? रिएक्शन होता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन किसका किसका करेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। इसका जो लिंकेज होगा, देखिए यहां से OH और यहां से OH, मतलब यहां से एक OH, एक मिनट, यहां से एक H और यहां से एक OH, यहां से एक H और यहां से एक OH, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। और यहां पे क्या होगा? एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह होगा, H OH और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये रहेगा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। देखो फ्रुक्टोज में क्या दिखा गया? बीटा डी फ्रुक्टोज।
बीटा मतलब मैंने कहा था कि OH जो है वो ऊपर रहेगा और CH2OH जो है वो नीचे रहेगा। इसमें लास्ट स्लाइड में ही हम लोग देख चुके हैं कि बीटा ग्लूकोज में क्या होता है, OH ग्रुप जो है वो ऊपर रहता है और अल्फा मतलब ये नीचे रहेगा OH ग्रुप। अच्छा, यहां से H और यहां से OH का रिमूवल होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये वाला रिंग जो है वो जुड़ जाएगा आपस में ऐसे ही, यहां से H और यहां पे एक ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहां पे 5th रिंग बना हुआ है। ये वाला CH2OH ग्रुप रहेगा और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन का जो लिंकेज हुआ, इस ऑक्सीजन को लिंकेज का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोला जाता है इसको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको MIT पे लिख लो, MIT। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब क्या, अगर दो मोनोमर यूनिट आपस में मिलके, मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट अगर आपस में मिल जाएंगे और वाटर का रिमूवल हो जाएगा, दोनों मोनोसैकेराइड मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रुक्टोज, जब दोनों आपस में मिलके यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, तो जो लिंकेज, जो ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सुक्रोज का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का समेशन। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या दिखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन रिएक्ट कर रहा है बीटा डी फ्रुक्टोज का C2 कार्बन के, तो मतलब यहाँ पे जो है C1 और C2 का लिंकेज देखने मिलेगा। क्लियर हुआ बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर और एक एग्जांपल लिया जाए माल्टोज का, तो माल्टोज फॉर्मेशन करते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अल्फा डी मतलब यहाँ पे H और OH हमेशा नीचे, और यहाँ पे भी दो ग्रुप जो होगा, ये भी अल्फा डी और ये भी अल्फा डी, H और OH। यहाँ पे देखिए ये C1 वाला कार्बन C4 कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये वाला 1 2 3 और 4, यहाँ पे C4 में HOH होता है, HOH। तो C1 का कार्बन C4 के कार्बन मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 वाला कार्बन रिएक्ट करेगा दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का C4 वाला कार्बन, मतलब C1 C4 का लिंकेज होगा और यहां से HOH का रिमूवल होगा। देखो यहां से H और यहां से OH का रिमूवल होगा, मतलब यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह दिखने लगेगा। यहाँ पे H है और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, यहाँ पे H और OH है, यहाँ पे H जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो ऐसा, मतलब इसका C1 वाला कार्बन इसके C4 वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ, और ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। भाई हुआ है? यहाँ पे देखिए C1 कार्बन है, अगर स्ट्रक्चर पे देखिए ये वाला पार्ट C1 कार्बन में है और ये वाला पार्ट C4 कार्बन में, यहाँ पे एक OH ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पे भी एक OH ग्रुप होना चाहिए, मतलब यहाँ से H और OH बाहर निकला होगा, जबकि ये OH-O का एक लिंकेज होगा इस तरह का। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं माल्टोज। याद रखना बच्चों, सुक्रोज का जो दो यूनिट के बीच में कंबाइंड होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। माल्टोज का जो होता है वो दो अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें C1 और C4 का लिंकेज रहता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बच्चों यहाँ पे जो बीटा डी गैलेक्टोज है वो इन्फ्लुएंस है बीटा डी ग्लूकोज से। देखो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे बीटा मतलब OH ऊपर
H नीचे, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH और H। ये वाला स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो C4 कार्बन होगा, यहाँ पे जो C4 मतलब C1 2 3 और 4, यहाँ पे जो C4 कार्बन होगा यही चेंजेस है। बीटा डी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप नीचे होगा, फिफ्थ ग्रुप में OH ग्रुप नीचे होगा, फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप नीचे होगा तो वो होगा ग्लूकोज। अगर वही सेम चीज, सॉरी उल्टा दिखा दिया, ये वाला बीटा डी ग्लूकोज, अगर OH ग्रुप फोर्थ ग्रुप में फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप अगर नीचे रहेगा, फोर्थ कार्बन में OH ग्रुप अगर नीचे रहेगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे। अगर इसका फ्लिपिंग मतलब OH ग्रुप यहाँ पे नीचे से ऊपर आ जाए और बाकी सब के सब सेम रहेगा, OH ग्रुप अगर ऊपर आ जाए, फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप अगर ऊपर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। मतलब इसका जो MIT वाला पार्ट होगा, इसमें एक MIT आ जाएगा। MIT वाला पार्ट क्या है, गैलेक्टोज में क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज में जो फोर्थ कार्बन होगा, फोर्थ कार्बन के OH ग्रुप एबव रहेंगे, एबव द रिंग रहेगा, और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का जो OH ग्रुप होगा वो बिलो द रिंग रहेगा। ये इसका MIT वाला पार्ट है, ध्यान रखना। बीटा डी गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप ऊपर और बीटा डी ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप नीचे। देखो यहां पे अगर बात किया जाए, बीटा डी गैलेक्टोज का जो OH वाला C1 वाला कार्बन है, C1 वाला कार्बन लिंक कर रहा है बीटा डी ग्लूकोज का C4, मतलब यहाँ पे क्या होगा, C1 C4 का लिंकेज होगा, C1 C4 का लिंकेज। C1 किसका, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C4, बीटा डी गैलेक्टोज का C1, बीटा डी ग्लूकोज का C4, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज मतलब यहाँ पे एक OH होना चाहिए और यहाँ पे भी एक OH होना चाहिए, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज में फोर्थ नंबर के कार्बन जो OH है वो नीचे रहता है, नीचे रहा, और बीटा डी गैलेक्टोज में, बीटा डी गैलेक्टोज में OH जो C1 का कार्बन का OH जो है वो ऊपर रहेगा, और यहाँ से एक H और यहाँ से OH का रिमूवल, मतलब वाटर का रिमूवल होगा और ये ऑक्सीजन का एक लिंकेज फॉर्मेशन कराएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका C1 का कार्बन, इसका C4 का कार्बन, ये दोनों भी आप लोग के लिए MIT हो सकता है, ठीक है। C1 C4 का लिंकेज होगा, बीटा डी गैलेक्टोज का C1, बीटा डी ग्लूकोज का C4। क्लियर है बात? ठीक। स्ट्रक्चर को बच्चों रटना मत, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स से लिख के बताना, फिर से ये वाला चीज रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स का दो एग्जांपल होता है, एक होता है स्टार्च और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलोज के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड में देखिए, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी होता है। मैंने पॉलीसैकेराइड्स का जब डेफिनेशन बताया था तो क्या बताया था कि ये इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, अगर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो मोर सिंपलर यूनिट निकल सकता है, मतलब n नंबर ऑफ सिंपलर यूनिट निकलता है। ए लॉन्ग चेन पॉलीमर, ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज का, सॉरी अल्फा ग्लूकोज का ये लॉन्ग चेन, सिर्फ इसमें अल्फा ग्लूकोज देखने मिलेगा। अल्फा ग्लूकोज मतलब अल्फा पोजीशन, मतलब C1 का जो OH ग्रुप है वो नीचे रहेगा। तो मेनी अल्फा ग्लूकोज, n नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज अगर मिलेगा तो ये स्टार्च बनाता है। बच्चों इसका दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पे आता है, ये एग्जाम पे आता है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। बच्चों पहले देखते हैं अमाइलोज क्या है। अमाइलोज क्या होता है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, मतलब ये जो अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा का ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज एक चेन पे स्ट्रेट लाइन पे जुड़ा होगा, स्ट्रेट लाइन पे जुड़ा होगा, समझ में? स्ट्रेट चेन पॉलीमर उसको बोलते हैं, उसमें कोई भी और ग्लूकोज कहीं पे ऐड नहीं हुआ होगा, तो स्ट्रेट चेन पे ये जुड़ा होगा। देखिए यहाँ पे अमाइलोज का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखिए, एक स्ट्रेट चेन पे, एक स्ट्रेट चेन पे, एक स्ट्रेट चेन पे ये लोग मूव कर रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। और ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाला चीज वाटर सॉल्युबल, जिसमें 15 to 20% का स्टार्च रहता है। ये वाला अमाइलोज में जो स्टार्च का परसेंटेज होता है वो 15 to 20% होता है, और इसमें C1 और C4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। देखो बच्चों कि यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा, मतलब यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी। देखो पहले वाले अल्फा कार्बन में और दूसरे वाले अल्फा कार्बन में यहाँ पे C4 कार्बन जुड़ा हुआ है C1 कार्बन के साथ। C4 कार्बन, ये वाला C1 कार्बन, ये C4 कार्बन। वैसे इसके रेस्पेक्ट में ये C1 कार्बन, ये C4 कार्बन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं C1 और C4 का लिंकेज हो रहा है। C1 कार्बन, C4 कार्बन, C1 कार्बन, C4 कार्बन। यहां से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक ग्लाइकोसाइडिक का लिंकेज बना देगा। समझ में आया? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर मैं मैनी चेन कर लूं, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे भी HOH। अच्छा, इसका फोर्थ कार्बन में HOH, इसका भी फोर्थ कार्बन में HOH। लिंकेज किस तरह से होता है? इसका C1 वाला कार्बन, इसका C4 कार्बन का वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, इसका C1 का कार्बन, इसका C4 का कार्बन वाटर रिमूवल हो जाएगा, तो एक लिंकेज, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइलोज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये इसका MIT वाला पार्ट है, ये इसका MIT वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये इसका MIT वाला पार्ट है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अमाइलोपेक्टिन क्या है। जैसे अमाइलोज था, यहाँ पे स्ट्रेट चेन हुआ करता था, वैसे अमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट चेन भी होगा और ब्रांच चेन भी होगा, स्ट्रेट चेन भी होगा और ब्रांच चेन भी होगा। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर बनता है। मतलब यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, यहाँ पे जो अल्फा डी का ग्लूकोज होगा, ये स्ट्रेट चेन भी शो करेगा और ये ब्रांच भी शो करेगा, स्ट्रेट चेन भी शो करेगा और ब्रांच भी शो करेगा। क्लियर है बात? ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। यहाँ पे 80 to 85% स्टार्च रहता है। देखो अमाइलोज में 15 to 20% ऑफ स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन में 80 to 85% स्टार्च। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी क्या होगा? C1 C4 में बच्चों देखो, जैसे अमाइलोज में हम लोग देखे थे C1 C4 का स्ट्रेट चेन लिंकेज होता है, तो यहाँ पे देखो ये C1 का कार्बन है, ये C4 का कार्बन है, ये C1 का कार्बन है, ये C4 का कार्बन है, ये C1 कार्बन, ये C4 कार्बन, C1 कार्बन C4। तो पहले का C1 कार्बन दूसरे के C4 कार्बन का लिंकेज हुआ, इसका C1 कार्बन इसके C4 के साथ लिंकेज, इसका C1 इसका C4 लिंकेज, इसका C1 इसका C4 लिंकेज, इसका C1, इस तरह से चलता ही रहेगा, यहां से इस तरह से चलता रहेगा। तो C1 C4 का जो लिंकेज होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, ये स्ट्रेट चेन में है। और जो C6 में होगा वो ब्रांच लिंकेज। मैंने कहा था कि ये ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक मिनट, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 6 वाला जो कार्बन है वो इसके C1 कार्बन के साथ ज्वाइंट हो गया है, एक के C1 के कार्बन के साथ ज्वाइन हुआ, मतलब इसका जो ब्रांच होगा वो C1 C6 का लिंकेज शो करेगा। इसका जो ब्रांच होगा
वो C1C6 का लिंकेज शो करेगा, जबकि इसका जो स्ट्रेट चेन होगा वो C1C4 का लिंकेज शो करेगा। ठीक है, अमाइलोज क्या है, मैंने कहा था अमाइलोज फिर से देखते हैं। ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है जहां पे C1C4 का लिंकेज होगा, 15 to 20% ऑफ स्टार्च रहेगा, C1C4 स्ट्रेट चेन लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, इसमें स्ट्रेट चेन लिंकेज भी होता है, इसमें ब्रांच चेन लिंकेज भी होता है, इसको हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर भी कह सकते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल रहता है, 80 to 85% इसमें स्टार्च रहता है। C1C4 का स्ट्रेट चेन, अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 का स्ट्रेट चेन बनेगा और C1C6 का लिंकेज का ब्रांच चेन बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज का। क्या मेरी बात ये क्लियर हुआ? क्या स्टार्च का अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़े। देख, पॉलीसैकेराइड में नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो होता है सेल्यूलोज। एक हमने देखा स्टार्च, दूसरा देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू अमाइलोज। अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर शो करेगा सेल्यूलोज में, और अमाइलोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन, और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन होगा। तो ये भी क्या होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर को हम लोग अमाइलोज बोलते हैं, यहाँ पे सेल्यूलोज पे बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन को हम लोग सेल्यूलोज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो MIT वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, इन स्टार्च, अगर स्टार्च की बात करें तो अमाइलोज कंटेन करेगा अल्फा ग्लूकोज, C1C4 लिंकेज, और अगर सेल्यूलोज की बात करें, इन सेल्यूलोज की अगर बात किया करें तो ये क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन होगा, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन होगा, C1C4 लिंकेज शो करे। तो यहाँ पे भी C1C4 का लिंकेज होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है, स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होगा और सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होगा। मतलब OH ग्रुप इसमें नीचे होगा और इसमें OH ग्रुप ऊपर होगा। देख लो, अगर बीटा डी ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बीटा डी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, OH ग्रुप ऊपर, H नीचे, यहाँ पे भी O, इसका OH ऊपर, इसका H नीचे, इसका OH ऊपर, इसका H नीचे। देखो यहाँ पे क्या होता है, H OH H OH इस तरह से होता है। लिंकेज में क्या होगा, C1 ऑफ 1 बीटा ग्लूकोज, C4, ये C1 ऑफ 1 बीटा ग्लूकोज, ये C4 ऑफ 1 बीटा ग्लूकोज, ये भी C1 ऑफ 1 बीटा ग्लूकोज, ये होगा C4 ऑफ 1 बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ से H और यहाँ से OH का रिमूवल होगा, यहाँ से H और ऐसे OH का रिमूवल। तो यहाँ से इस तरह से रिंग चलता हुआ ये इस तरह से बढ़ता हुआ चलेगा। समझ में आ गया? तो ये इसका C1 पोजीशन, ये स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो ये वाला इसका C1 पोजीशन, ये इसका C4 पोजीशन, ये इसका C1 पोजीशन, ये इसका C4 पोजीशन। तो C1 C4 में लिंकेज होता है जहां पे ये लोग ऑक्सीजन, ये वाले रिंग एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं, ये वाला एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या ये मेरी बात क्लियर हुआ? ठीक है। और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए इसका जो लिंकेज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा लिंक्स। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है अमाइलोज पे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ये अल्फा डी ग्लूकोज में से आया, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया, अल्फा लिंक्स। क्या मेरी बात क्लियर हुआ? क्या ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये कार्बोहाइड्रेट का, ये समझ में आया? आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छे से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से ये वीडियो को देखना, थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, और इसको अच्छे से पढ़ के अगर नहीं आए तो बार बार इसको देखना,
बार बार देख के ये वाले पार्ट को कंप्लीट करना और रिवाइज प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ये थर्ड वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अमीनो एसिड पे। तब तक के लिए थैंक यू।